वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस वेरी क्लास। तो आज की क्लास में हम जो प्रीवियस क्लास का डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। दैट वाज मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन की टर्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है एज फार एज द न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी जैसे मैंने मेंशन किया है कि जहाँ पे भी हमें नेचर ऑफ द इमेज निकालना हो तो मैग्निफिकेशन निकालना नेसेसरी हो जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे, हमने मिरर्स का डिस्कस किया था। अब लेंसेज में हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन जो है वो मैग्निफिकेशन की इक्वेशन हमने देखा था मिरर्स में कि मैग्निफिकेशन जो है जिसका एक्चुअल वैल्यू जो है, लीनियर मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका एक्चुअल वैल्यू है, हाँ, जिसकी एक्चुअल इक्वेशन है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हमें v बाई यू के बराबर तो आ रहा है, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन क्यों आती है? why we have to incorporate a negative sign in the formula, वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। दिस इज रिगार्डिंग द spherical mirrors। और अब अगर हम spherical lenses की बात करेंगे तो lenses में मैग्निफिकेशन को हम कैसे देखेंगे? You people are quite aware about the fact that magnification is equal to height of image divided by height of object। और जब एक इरेक्ट इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू, इरेक्ट इमेज मीन्स कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इरेक्ट इमेज मीन्स कि इमेज भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसकी हाइट भी पॉजिटिव है, इसकी हाइट भी पॉजिटिव है, तो दोनों का रेशो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, will be a positive। This means an erect image। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स एन इरेक्ट इमेज। और अगर इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो इन्वर्टेड इमेज में इमेज की हाइट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है दैट इज पॉजिटिव। सो magnification which is equal to height of image divided by height of object, this is negative, this is positive, so overall we will have a negative value, which means कि image जो है वो inverted बनी है, image जो है वो inverted बनी है, inverted image। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब यही चीज़ जो मैग्निफिकेशन में है, अगर हम यही चीज़ किस में देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू देखेंगे, तो लेंसेज में क्या होता है? लेंसेज की बात अगर हम करेंगे तो लेंसेज में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि जिन भी केसेस में ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड में हम किसी भी पॉइंट पे रखते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम रखेंगे तब क्या होगा? तब इमेज यहीं पे बनती है, तो तब वो इरेक्ट इमेज होगी। चलो अभी अगर हम देखेंगे, हम बाकी वाले केसेस देखेंगे, तो बाकी केसेस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे बनती है, और इस साइड में जो भी इमेजेस बनेगी, राइट साइड में जो भी इमेजेस बनेगी, हर कोई इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट इमेज कोई नहीं होती है, हर कोई इमेज इन्वर्टेड होती है। अगर हर कोई इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन इस वाले केस में क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन अगर हम v बाई यू की फॉर्मूला लेंगे, तो v बाई यू की फॉर्मूला में क्या होगा? दिस इज v विच इज पॉजिटिव, एंड दिस इज u विच इज नेगेटिव। तो v बाई यू नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव आया, लेकिन इमेज कौन सी है? इन्वर्टेड इमेज,
इन्वर्टेड इमेज में हमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए। और जब हम नॉर्मली यहाँ पे मैग्निफिकेशन को लेंगे इन टर्म्स ऑफ v by u, तो v जो है दैट इज पॉजिटिव, u जो है दैट इज नेगेटिव, तो ओवरऑल इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमें कोई भी साइन यहाँ से इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें प्रीवियस इक्वेशन में जो मैग्निफिकेशन की इक्वेशन हमने इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस लिखी थी, तो वहाँ पे हमें नेगेटिव साइन यही से इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं कि पॉजिटिव इरेक्ट इमेज के लिए क्या होगा। इरेक्ट इमेज जो है वो हमेशा बनती है यहाँ पे ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज हमेशा उसी साइड में बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर that will be negative, image distance will be negative, image distance will be negative, so magnification is equal to v by u, निकलना क्या चाहिए पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। Negative and negative will cancel out. We will get a net positive value. We'll get a net positive value. तो जो पॉजिटिव वैल्यू हमें आना चाहिए था वो हमें आ रहा है, हमें कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि मैग्निफिकेशन की इक्वेशन जो है दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी शक नहीं है, ये बिना शक के ये वाली इक्वेशन है। लेकिन जब आप लोग मैग्निफिकेशन लिखोगे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, तो ये बन जाती है -v/u इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, और ये मैग्निफिकेशन जो है ये बन जाती है simply v/u, not -v/u in terms of spherical lenses। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैग्निफिकेशन जो है दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन मैग्निफिकेशन की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ v/u जब हम लिखेंगे, सो वही राइट m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू v/u, दोनों चीज़ें सही है, दोनों चीज़ें सही है। लेकिन -v/u मिरर्स के लिए सही है, v/u लेंसेज के लिए सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग लेंसेज में भी इसको -v/u लिखते हो, आप लोग लेंसेज में भी इसको -v/u लिखते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे आपकी मैग्निफिकेशन गलत निकलेगी, मैग्निफिकेशन गलत निकलेगी तो नेचर ऑफ द इमेज जो आप उससे निकालोगे वो गलत हो जाएगा, और ओवरऑल आपका पूरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ दीज वेरी थिंग्स, ये नेसेसरी है, ये इस चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो बाकी जो आप लोगों ने इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी मैग्निफिकेशन से, उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है ये है तो एक आसान सी क्वांटिटी, बट इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं आराम से। और दूसरी चीज़ जो है जहाँ पे कन्फ्यूजन्स का स्कोप है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक मीडियम की बेंडिंग कैपेबिलिटीज देता है, कि एक मीडियम में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो लाइट की के पाथ को कितना बेंड करेगा, कितना बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट वेरी क्वांटिटी विच गिव्स अस
an idea that how much the path of the light will be bent by a given medium. तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, देखो जब हम ये बेंडिंग कैपेबिलिटी किसी मीडियम की देखेंगे तो यहाँ पे मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि हमने ऑब्जर्व किया कि अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है, लेट मी सपोज कि मैंने इसको वाटर लिया और इसको लिया गिलास। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस डायरेक्शन में लाइट रे को इंसिडेंट कर रहा है, तो ये गिलास जो है ये इसकी पाथ को बेंड करके, चलो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करता हूँ, तो ये इसकी पाथ को बेंड करके यहाँ लेके जाता है, ये इसकी पाथ को जाना चाहिए इसको यहाँ से, लेकिन ये इसको यहाँ पे लेके जाता है, ये इसको यहाँ पे लेके जाता है। अब अगर मैं देखूँ तो मैंने सेम चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ से गिलास ही है, यहाँ से गिलास ही है, और यहाँ से वाटर की जगह, वाटर के बदले हमने एयर लगा दी, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब सेम एंगल पे मैं लाइट रे को इंसिडेंट करूँगा, ये जितना एंगल यहाँ पे था एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही मैंने यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट रे यहाँ से जाने वाली थी उसमें बेंडिंग जो होगी यहाँ पे वो पहले वाले केस से ज़्यादा हो रही है, तो ये जो बेंडिंग, देखो बेंडिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे भी गिलास कर रहा है, यहाँ पे भी गिलास कर रहा है, तो दोनों जगह पे बेंडिंग गिलास की वजह से हो रही है। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट इस बात से भी हो रहा है कि गिलास में एंटर होने से पहले लाइट किस में से चल रही थी, तो इसीलिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने दो टाइप्स कर दिए, एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें तो टर्म रिलेटिव यूज की गई है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स व्हेन वी आर judging the bending capabilities of a medium in relation to some other medium, और एब्सोल्यूट जो होता है, एब्सोल्यूट वर्ड को जब हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज कितनी है लाइट को बेंड करने की। तो लाइट को बेंड करने की मैक्सिमम कैपेबिलिटी फिर हम कहाँ से जज करते हैं, एक्चुअली हम वैक्यूम उसमें पहला मीडियम लेते हैं, इनिशियल मीडियम। हर किसी केस में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का देखना है, जब कुछ भी मेंशन ना हो, सिर्फ ये लिखा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो आप लोगों को समझना है कि इट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसमें इस मीडियम को कंपेयर किसके साथ किया गया है, वैक्यूम के साथ। अब वैक्यूम की जगह हम एयर भी लेते हैं, क्योंकि एयर में जो बेंडिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट है, तो इसलिए वो जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, उसमें हम कभी मतलब उसमें हम अप्रॉक्सीमेशन में वैक्यूम को एयर से भी रिप्लेस करते हैं। लेकिन जब हम हकीकत में देखेंगे, वी हैव टू कंपेयर इट विद द वैक्यूम, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस वेरी फिनोमेना, कि जब पहला मीडियम चेंज होता है तो तब भी बेंडिंग में चेंज होती है, तो इस चीज़ ने हमको कंपेल किया ये सोचने पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक मीडियम का जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। सो वी आर टेकिंग two types of refractive indices. One is termed as absolute refractive index, जो इसकी absolute bending capabilities दिखाता है, और दूसरा relative refractive index, जो इसकी bending capabilities दिखाता है in relation to some other medium.
जिसमें से लाइट चल रही हो। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, उसमें हम एक मीडियम का कंपैरिजन जो करते हैं, वो कंपैरिजन हम करते हैं विद द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव विद द वैक्यूम। तो और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, चलो पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, क्योंकि हम कहते हैं कि जो बेंडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अलग अलग मीडिया की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब क्या होता है? नॉर्मल डेंसिटी की बात करेंगे तो दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसमें हमें एक सबस्टेंस पता चलता है कि कितना डेंस है, कितना डेंस है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब है कि ये सबस्टेंस जो है, ये सबस्टेंस लाइट को कितना रेजिस्ट करता है अपने थ्रू चलने में। अगर ज़्यादा रेजिस्ट करता है तो ये फिर ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। और जब भी आप कहोगे कि रिफ्रैक्शन हो रही है, और फिर आप कहोगे कि रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो उसमें आप टर्म्स यूज़ करते हो व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम। नहीं, ये गलत है। आप लोगों को रियरर टू डेंसर मीडियम नहीं कहना, आपको कहना है ऑप्टिकली रियरर टू ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रियरर टू ऑप्टिकली डेंसर, या ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रियरर। तो ऑप्टिक टर्म यहाँ पे यूज करना नेसेसरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इन रिलेशन टू द लाइट, इन रिलेशन टू द पैसेज ऑफ लाइट। तो लाइट जो है उसमें से कैसे पास हो रही है, that is a necessary thing here. So that's why we have to use the term as optically rarer and optically denser. तो यहाँ पे अगर हम किसी भी सबस्टेंस की, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको n से भी डिनोट करते हैं, हम इसको n से भी डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और RI भी कभी लिखते हैं, RI भी कभी लिखते हैं, तो n भी लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी भी सबस्टेंस को होगा, लेट मी टेक के वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे मैंने वाटर लिखा, यहाँ पे मैंने वाटर, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। सो दिस मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in water, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब अगर मैं दो मीडिया के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहा हूँ, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं कैसे लिखूंगा? उसमें मैं लिखूंगा, अगर मुझे दूसरा मीडियम जो है, दूसरा मीडियम वाटर है, पहला मीडियम गिलास है, पहला मीडियम गिलास है। सो आई राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडिया का होता है जिसमें लाइट जो है पास हो रही है। पहले जिसमें वो चल रही थी उससे फिर वो पास होके जाएगी दूसरे मीडियम में। तो दूसरा मीडियम जो है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, विद रेस्पेक्ट टू गिलास, तो यहाँ पे G लिखना नेसेसरी है ऊपर। अगर आप लोग G नहीं लिख रहे हो तो आप लोग जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे लिखोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर वो गलत हो जाएगा। नाउ यहाँ पे इसको और एक तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। तो दिस विल बी इक्वल टू देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, ये गिलास जो है G की टर्म जो है वो ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी आप इसको ऊपर ही लिखोगे और यहाँ पे इसको नीचे लिखोगे। W नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी नीचे आएगा, G ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे भी ऊपर आएगा। दिस इज ए ट्रिक टू रिमेंबर इट,
कि हमें दूसरे साइड से किसकी वेलोसिटी ऊपर लिखनी है। जो रेशो लिखना है उसमें हमें ऊपर गिलास की वेलोसिटी लिखनी है या वाटर की वेलोसिटी लिखनी है। तो ऐसे आप लोग इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हो कि वाटर नीचे है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड, that will be equal to velocity of light in medium second divided by velocity of light in medium first। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा होगा। तो स्नेल्स लॉ में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। लेकिन लॉ यहाँ तक ही नहीं है, इज कांस्टेंट सिर्फ इतना नहीं है, इसमें फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया नेसेसरी मेंशन करना है, उसको नेसेसरी मेंशन करना है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि अगर मैं गिलास और वाटर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और फिर वाटर की बात करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका वैल्यू कुछ है। अगर मैं यहाँ पे फिर से वाटर लूंगा और यहाँ से गिलास के बदले एयर लूंगा, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मैं फिर से उतना ही रखूंगा जितना इसमें रखा था। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक साइड से वाटर ही है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, ये कांस्टेंट होगा। लेकिन शर्त ये है कि जो मीडिया दो है, जिसमें से पहले लाइट जा रही है और जिसमें रिफ्रैक्शन हो रही है, वो दो मीडिया जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। आप लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करना है, उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ आई चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ आर चेंज हो जाएगा। लेकिन इट्स काइंड ऑफ दिस कि आप लोगों को पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं करना है, आप लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करना है। आप लोगों के लिए आ गया I1, फिर आ गया I2, फिर आ गया I3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में R1, R2, R3। और फिर जब आप इन पेयर्स का रेशो लोगे, इन पेयर्स के साइंस का रेशो लोगे, काइंड ऑफ साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1, that will be equal to sin of I2 divided by sin of R2, and that will be equal to sin of I3 divided by sin of R3, and so on. This will be, जब ये सेम निकल रहा है, ये भी उतना ही निकल रहा है, ये भी उतना ही निकल रहा है, that is why we term it as a कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट निकला, लेकिन कांस्टेंट तो ये होगा बट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिलास वाटर के लिए I1 R1 मेजर किया था, गिलास वाटर के लिए ही I2 और R2 मेजर करना है, गिलास वाटर के लिए ही I3 और R3 मेजर करना है, तब जाके वैल्यू जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। तो इसीलिए ये जो है, ये कांस्टेंट जो मिल रहा है, that is also termed as refractive index। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही होता है, तो यहाँ से भी ये चीज़ जो है रिलेट होके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक ही पहुँचती है। और अगर यहाँ पे आप लोग साइन आई और साइन आर जो है वो गिलास और वाटर के बीच में देख रहे हो, देन जो कांस्टेंट आपको मिला दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास,
मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप लोग एयर और वाटर के बीच में निकाल रहे हो या वैक्यूम और वाटर के बीच में निकाल रहे हो, देन दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो इसके साथ ही इस क्लास को कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा कि जहाँ पे मुझे लगेगा मोर क्लेरिफिकेशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, उस दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अल्लाह हाफिज़।